डॉक्टर अशोक तंवर जी पूर्व सांसद हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जितने साथी इधर उधर खड़े हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सीट ग्रहण कर लें। और हमने आप सभी को जिनका इंतजार था वो आ चुके हैं। हमारे माननीय गेस्ट जिनको स्पेशल इनवाइट किया था वो यहाँ पहुंच चुके हैं। आप सभी अपनी अपनी सीट ग्रहण कर लें ताकि प्रोग्राम शुरू हो सके। आप देख रहे हैं डॉक्टर अशोक तंवर जी सभी गेस्टों का स्वयं स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे पहुँचने पर हमारे बीच में अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग व्यवसाय के, अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि ये देश की मुहिम है। और आज आप सभी को पता है डॉक्टर अशोक तंवर जी और ये सारे टीम मिलके कोई नया धमाका करने वाले हैं। तो आप पूरे देश की जनता इसको बड़े गौर से सुने और देखें कि देश जो आज जो हालत जिस हालातों से गुजर रहा है उसमें ये जनता मिलकर एक नया विकल्प की तलाश कर रही है। जो हमारे माननीय गेस्ट और डॉक्टर अशोक तंवर जी जो इस देश को, इस जनता को जो नया विकल्प देंगे उस पर कंधा से कंधा मिलेगा। इस नए राष्ट्र निर्माण की राष्ट्र मुहिम के साथ जुड़कर नया एक व्यवस्था परिवर्तन की ये मुहिम है। आप सब इसमें भागीदार हैं क्योंकि ये जनता का मोर्चा है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। आओ सर से ब्रीफ ले लो, लेनी है फटाफट। ये शुरू कर रहे हो, आ जाओ, आओ आपका इंतजार। Beautiful girl. Can we have the cordless mic, please? और अलवीना के बारे में एक बात आपको एक बार बता दूं। वैसे लोग कहते हैं कि ये देख नहीं सकती हैं, पर जो लोग देखते नहीं हैं उनकी मन के आंखें पूरी दुनिया बड़ी खूबसूरत तरीके से देखती हैं। और ये अलवीना शायद आंखों से नहीं देख सकती मगर मन की आंखों से आप सब लोगों को देख सकती हैं और सुन सकती हैं कि आपने उनकी आवाज़ को और उनको कितना सराहा है। तो हाँ, हमारे बीच अगर आप आगे स्टेज के आगे आ सकते हैं। और जितने भी आगे प्लीज मीट। आज इस नए मोर्चे और नए संकल्प की शुरुआत के मौके पर मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, हमारे छोटे भाई और जिन्होंने अभी अपनी बात, अपने अनुभव, अपनी सोच और इस देश में क्या ज़रूरत है उसको आपके साथ साझा किया। हमारे पूर्व त्रिपुरा पीसीसी के अध्यक्ष रहे और मुद्दों को लेकर के जिन्होंने हम सब लोगों ने बड़ी मजबूरी में वो पार्टी छोड़ी होगी, लेकिन पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे हमारे पिछले 2 दशक से साथी छोटे भाई प्रद्युत देव बर्मन जी, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर D.K. गिरी जी, आदरणीय पाशा साहब JNU के हमारे प्रोफेसर हैं, आदरणीय दारापुरी जी, आदरणीय व्यास जी, आदरणीय हमारे पूर्व राजदूत आज़ाद सिंह तूर साहब, हैदराबाद से हमारी आई मैडम अन्नपूर्णा जी, और जिन्होंने अपना समय हम सबको ही दे दिया, रिटायर्ड वो भी यूपी काडर के IAS रहे, आदरणीय हमारे जून साहब, और यहाँ पर मौजूद सभी अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग फील्ड से, प्रोफेशन से जुड़े हुए
तमाम हमारे साथीगण आए हुए हैं, एकेडमिक जगत से भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टार्टअप के साथी हैं, हमारे बीच में बनते भी हैं, अलग अलग धर्म और आस्था में विश्वास करने वाले सभी साथी पहुंचे हैं। हमारे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए खेल खेला, कैप्टन भी रहे, अर्जुन अवार्डी भी हैं, लेकिन पीछे बैठे हैं। ऐसे तमाम शख्सियत, सभी स्टूडेंट्स, हमारे यूथ, मीडिया के सभी साथीगण, समाज और देश में जिनका एक अलग पहचान है, और वो सब लोग कुछ अलग इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं। जो इस मुल्क के सामने चुनौती है उसको बड़ी मजबूती के साथ फेस करना चाहते हैं। ऐसे तमाम साथीगण और जितने भी साथी जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में एक टीम के रूप मेरे साथ काम किया और दिल के साथ जिनका रिश्ता है, अभी त्रिपुरा से आए हमारे प्रद्युत जी कह रहे थे कि मेरे दोस्त हैं और मेरा दिल का रिश्ता है, तो हमें याद आया जब 15-20 साल पहले हम त्रिपुरा में घूमते थे, उस समय से लेकर के ये भी वही लोग साथी हैं। तो मैं आज इस मंच की शुरुआत के मौके पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। ये संभव नहीं था कि पूरे देश में कहीं भी हम एक जगह कर सकते, और अगर शुरुआत में नहीं बुलाते तो सब ये सोचते कि मोर्चा शुरू कर लिया, लेकिन हमें इतनी बड़ी शुरुआत के मौके पर हमें उसमें शामिल नहीं किया। मैं सभी आज जो यहाँ पर हैं वो भी, जो अलग अलग लोकेशन पर हैं भी, और जो बहुत से साथी पूरे देश के अंदर, क्योंकि लंबा संघर्ष हमने किया, 25 साल इस देश में छोटे से उम्र में हम पब्लिक लाइफ में आए। राजनीति तो नहीं कहता क्योंकि राजनीति का पर्याय अब बहुत दूसरा बन गया है, लेकिन देश की, क्योंकि एक फौजी साधारण किसान मजदूर परिवार में मैं पैदा हुआ, और ये सोच करके कि देश के लिए कुछ करना है, हम राजनीति में आए थे, सामाजिक सेवा में आए थे, और तब से लेकर के जो चीजें हमने देखी, लड़ाई लड़ी, आज वही इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। चेंज हैज जस्ट बिगन। किस तरीके से ये भारतवर्ष, जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और हस्ती मिटती भी नहीं और मिटेगी भी नहीं, और जो मिटाने की कोशिश करेगा वो मिट जाएगा, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे विदेश के अंदर हो, चाहे कोई भी ताकत हो। ये भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास है। मैं साथियों से आगे अनुरोध करूंगा कि स्लाइड्स को आगे बढ़ाना शुरू करें। ये 1978 के अंदर आप सब जानते हैं कि बहुत ही एक विजनरी थे आर के लक्ष्मण जी, और उनका ये आइकॉनिक मैन का ये कार्टून चलता था, और 1978 में उन्होंने कहा था कि द रियल कांग्रेस विल बी रिड्यूस्ड टू द साइज थ्रू कांस्टेंट स्प्लिट्स, दैट ए स्पेशल डिवाइस विल बी नीडेड टू से इट। ये आज के कांग्रेस क्या है, क्या उसके हालात हैं, ये उसको दर्शाता है। दुख होता है, लेकिन सच्चाई यही है। 78 में मेरे जन्म के 2 साल बाद उन्होंने प्रेडिक्ट किया, और आज 43-44 साल के बाद ये चीजें सार्थक होती देखती हैं। मैं आगे के लिए साथियों को अनुरोध करूंगा कि आगे बढ़ें। वो कांग्रेस के लिए था, और बीजेपी के अनुसार ये भारत क्या है, वो यहां पर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो इस सर का मस्तक है, सिंहासन हमारा, इस भारत का हमारा जो ताज है जम्मू कश्मीर, उसको इन्होंने कह दिया कि ये जिहादियों का अड्डा है, ये सेपरेटिस्ट है, एक और तमाम दूसरी ताकत। पिछले 90 दिन से ज्यादा हमारे किसान हरियाणा के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि किसानों को बैठना पड़ रहा है वहां पर, क्योंकि किसान मजदूर साधारण व्यक्ति अपनी वोट दे देता है और वो लोगों को भेज देता देश की संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, इसलिए कि वो लोग जिनको वो भेज रहे हैं
वो उनके हितों की रक्षा संसद के अंदर, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभाओं के अंदर करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि वही लोग बावजूद इसके कि अहंकारी जो सत्ता आज जो तानाशाह बैठे हैं, उनका नंबर कम होते हुए भी वो उनके बिलों को पास करवाते हैं। और पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार बिल पे बिल पास हो रहे हैं, जो किसान, गरीब, मजदूर, साधारण परिवार के लोग, नौजवानों के खिलाफ, हमारे एक्स सर्विसमैन के खिलाफ, हमारे कर्मचारियों के खिलाफ लगातार वो देखते हैं। और जब वो लोग निकलते हैं, पंजाब से जब 3 महीने पहले लोग निकले तो उन्हें कह दिया गया कि खालिस्तानी है। आरएसएस के एक आइडियोलॉग ने कुछ दिन पहला कहा कि हिंदुस्तानी खालिस्तानी और खालिस्तानी सारे आज हिंदुस्तानी हैं। ये किस तरह की सोच है? और इसी सोच के खिलाफ आज हम सब लोगों को खड़े होना पड़ेगा, जो आज यहां पर हैं, जो यहां पर नहीं है, और जो आने वाले समय में इस मुहिम का, इस मोर्चे का, इस मंच का हिस्सा बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश, पीछे चलिए भैया, ये देश भाजपा का कैसा देश है उसके बारे में मैं संक्षेप में ही बताऊंगा। उत्तर प्रदेश का मॉडल आप देख रहे हैं, गुजरात के मॉडल को आपने देख लिया। मैं गुजरात का 3.5 साल प्रभारी रहा हूं। अभी समय नहीं आज, क्योंकि हम अपनी क्या हमारी सोच है उसके साथ शुरुआत करेंगे। नेगेटिव और जितने एक्सपोज करने हैं वो आने वाले समय में करेंगे। वो सारे काले चिट्ठे इनके हमारे पास हैं, किस तरीके से जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसको बांग्लादेशी बता दिया जाता है। क्योंकि इनकी, हमारे प्रद्युत जी कह रहे थे कि हमने हिंदुस्तान के साथ, भारतवर्ष के साथ अपने उसको शामिल किया। इन्होंने एक बात नहीं बोली और हमारे एंकर ने भी एक बात नहीं बोली। और मैं इनको जानता हूं कि जितना साधारण परिवार से अशोक तंवर है, और आप सब जानते हैं, हम बिल्कुल एक जो साधारण से साधारण परिवार होता है उससे मैं उठ करके आया हूं। ये एक राजा फैमिली से है, रॉयल फैमिली से है। और दुनिया के अंदर 2 ही रॉयल फैमिलीज है जो एक ही डिसेंट की हैं, और सबसे पुरानी एक जापान की रॉयल फैमिली और दूसरी इनकी रॉयल फैमिली। ये जिस ढाका का जिक्र कर रहे थे, बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे, वो एक समय त्रिपुरा की रियासत के अंदर आता था। लेकिन आपने इनको देखा होगा कि वो नहीं, ये शामिल हुए जब सारी प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान के साथ शामिल किया गया। और इसलिए मन में दर्द है कि आज कुछ और ही बात हो रही है इस मुल्क के अंदर। कभी आसाम के बारे में, कभी त्रिपुरा के बारे में, कभी किसी और देश के बारे में, कभी हिंदू के बारे में, कभी मुसलमान के बारे में, कभी सिख के बारे में, कभी जाति के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर इस मुल्क को बांटा जा रहा है। तो मैं, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, कहीं जो इसमें पूरा प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर जो भाजपा का भारत है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करी गई है। और बीजेपी किस तरह का नया भारत बनाना चाहती है। 2 मेन पिलर्स ऑफ जो इंडियन पॉलिटिक्स है, वो एक, वन इज क्रम्बलिंग एंड कोलैप्सिंग, एंड सेकंड वन इज लुकिंग पेल एंड डिस्टॉर्टेड। Therefore, there was no better time to change than now. And I can recall, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब समय आए तो संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। अगर बाबा साहब ने कहा था कि जीने के अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे हमारे इस भारतवर्ष को आज बचाने की जरूरत है, और उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। और गांधी जी ने भी ये कहा, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। और हम सब लोगों को जिस तरह का हम भारत बनाना चाहते हैं उसके लिए मिलकर के काम करना होगा, यही गांधी जी ने कहा। और इसी की खूबसूरती को समझते हुए उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए। क्या हिंदुस्तान की स्थिति है और किस तरह का क्योस है, वो आप सब देख रहे हैं। जगह जगह हमारी बेटियों के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो, और पूरे भारतवर्ष के अंदर। और ये वही लोग हैं जो भारत में ये नारा दे करके आए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटी पढ़ पाई है, कितनी बची है, और किस तरीके से उनके साथ रोज जुल्म जाती है, वो आप सब ने देखा। हमारे 22 साल की दिशा के बारे में पूर्व स्पीकर्स ने भी चर्चा करी कि केवल, और ठीक कहा बहुत से लोगों ने,
कि क्या भारतवर्ष इतना कमजोर है। एक तरफ हम कहते हैं महाशक्ति बनाएंगे इसको, एक तरफ हम हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे साथी, हमारे सोशल एक्टिविस्ट जब बोलना शुरू करते हैं तो उनको जेल में ठोक दिया जाता है। दारापुरी जी कह रहे थे कि मुझे पता नहीं था दारापुरी जी की एक आईपीएस ऑफिसर जिसने 32 साल इस मुल्क की सेवा को दिए हो, क्या वो कभी देशद्रोही हो सकता है। आज कोई नहीं बचा, जो आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और जिनको जेल में डालना था, जिसके नाम पर वोट लेकर के आए थे कि इनको जेल में डालेंगे, आज वो जेल से बाहर हैं। 7 साल बीत गए, कभी फिर चर्चा करेंगे उनकी। सो देयरफॉर दिस इज टाइम टू एक्ट एंड वी आर गोइंग टू एक्ट। हम पहले भी करते थे, आज भी करें और आने वाले समय में और मजबूती से करेंगे। यही इस मोर्चे का और इस मंच का उद्देश्य है। इंडिया इन 2020-21 प्रिजर्विंग येट एस्पायरिंग यूथ के हालात क्या हैं। बेरोजगारी की चर्चा यहां पर हुई। यूथ को आज जिस तरह की दिशा देनी चाहिए, हम भारत को महान और पूरी दुनिया के अंदर बहुत शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उनके पोटेंशियल को, उनकी एनर्जी को अनलीश कर पाए। आज भी लगता है कि वो नहीं है। कुछ दूसरी चीजों में हम हमारे नौजवानों को डालने का काम कर रहे हैं। और मिडिल क्लास को किस तरीके से, आज जो मिडिल क्लास एक डेवलप हुई थी, आज उसके क्या हालात हैं। महंगाई की मार है, प्राइस राइज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फार्मर्स अनरेस्ट है और आवाजों को दबाया जा रहा है। और इसीलिए चाहे वो वर्किंग क्लास हो, फार्मर्स हो हमारे, हम तो ये चाहते हैं कि होनी चाहिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लेकिन वो किसानों से पूछ करके, किसानों के साथ बैठ करके वो होने चाहिए। ये नहीं कि संसद के अंदर बड़े बड़े महापूंजीपतियों के इशारे पर मुल्क की वो ताकतें जो इस देश को उसी तरीके से शोषण करना चाहती हैं जैसे अंग्रेजों ने किया, अगर वैसे कोई करना चाहेगा तो ये मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के लड़ना होगा। और उसी के लिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, हम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर वर्ग की आवाज को उठाने का काम करेंगे, चाहे वो विमेन है, चाहे वर्किंग क्लास है, चाहे फार्मर्स है, चाहे यूथ है, या समाज का कोई भी वर्ग जिसको हमारी जरूरत है।